ये जो पैसेज मैंने आपको सेंड किया है, दिस इज वन यू कैन से मीडियोकर लेवल ऑफ हार्ड। ठीक है, बहुत ज्यादा हार्ड भी नहीं, बहुत ज्यादा सिंपल भी नहीं है। ठीक है, देयर आर सम सिंपल स्टोरीज दैट यू कैन यूज व्हाइल यू आर हैविंग अ कॉम्प्रिहेंशन। कई बार जब बहुत आसान पैसेज डाला जाता है, यानी कि एक छोटी सी स्टोरी आपको दे दी जाएगी या फिर फिक्शनल स्टोरी दे दी जाएगी, एंड बेस्ड ऑन दैट यू विल बी आस्क्ड क्वेश्चन। लेकिन there are few things you should know before you answer any comprehension passage. Comprehension passage में कुछ चीजें होती हैं जो आपको ध्यान रखना होता है। आंसर आप हमेशा सिर्फ जो पैसेज में लिखा है उसी के बेस करेंगे। अगर आपका अपना ओपिनियन अलग है या मान लीजिए रियलिस्टिक उससे अलग है, फिर भी आपको आंसर बेस्ड ऑन द कॉम्प्रीहेंशन पैसेज ही करना है। मान लीजिए कॉम्प्रीहेंशन पैसेज में लिखा है दैट the garden was contained with the roses that were three colors, that is yellow and orange and red. Only these colors exist. तो आपको जब आंसर करना है, you have to answer within these three colors only. आपको पता है और भी कलर के रोजेस एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन दैट इज इन रियलिटी। कॉम्प्रीहेंशन पैसेज में सबसे मेजर पॉइंट यही है that it should only be answered according to the passage. जितना लिखा है उतना ही आपको आंसर करना है, उससे ज्यादा ना सोचना है, उससे ज्यादा ना समझना। अंडरस्टूड? बेसिकली कॉम्प्रीहेंशन पैसेज क्यों यहाँ पर आपको करवाया जाता है, एंड इट हैज अ वेरी वास्ट यूजफुलनेस इन योर लाइफ। आप अगर कॉम्प्रीहेंशन पैसेज उसको समझकर और उसको सही आंसर कर पा रहे हैं, दैट मीन्स आपका जो है यहाँ पर एक्टिव रीडिंग हो रहा है। ठीक है, एक्टिव रीडिंग क्या कि आप जो चीजें पढ़ रहे हैं उसको एज इट इज समझकर उसको यूटिलाइज कर सकते हैं टू आंसर सम क्वेश्चंस दैट इज आस्क्ड टू दैट। ठीक है, ये आपको हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल किसी का अगर थ्योरी कमजोर है, मान लीजिए कुछ बच्चे होते हैं जिनको थ्योरी याद नहीं रहता है, जिनको थ्योरी में प्रॉब्लम होती है, लेकिन वो क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लेते हैं। आपको पता ही है अकाउंट्स में आपको क्वेश्चन ज्यादा, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स ज्यादा सॉल्व करने होते हैं, लेकिन कई बार ऐसे बच्चे होते हैं जिनको थ्योरी बिल्कुल भी नहीं समझ में आती है, they need someone to explain them each and every line. उन बच्चों के लिए कॉम्प्रीहेंशन पैसेज बहुत ही हेल्पफुल होता है, बिकॉज इट हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दी स्टार्टिंग। आप बेस लेवल से स्टार्ट करिए, उसमें आपको स्टोरीज दिए जाएंगे, उसके ऊपर से क्वेश्चन दिया जाएगा। दिस इज मीडियोकर लेवल which I think graduation level students should be able to understand. ठीक है, तो यहाँ पर आपको बेसिकली एक टॉपिक पे कुछ आर्टिकल का एक पोर्शन दिया जाता है, नॉट दी होल आर्टिकल बट अ पोर्शन ऑफ दैट आर्टिकल, एंड उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन आंसर करने होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन वेराइज करता है इफ योर आर्टिकल इज लाइक, अगर उसका लेवल ऑफ हार्ड या फिर आप कह सकते हैं लेवल बहुत ज्यादा अप है, तो क्वेश्चन कई बार बहुत आसान होता है। दैट मीन्स समटाइम्स यू कैन आंसर द क्वेश्चन जस्ट बाय रीडिंग द पैसेज। वो एक लाइन को निकाल के उसी का आंसर पूछ लेता है, राइट? तो उस टाइम क्या होता है, इट इज वेरी इजी, यू जस्ट हैव टू read it once, and if your mind is concentrated on the passage, you will be able to at least relate कि ये portion जो है, ये question जो है किस पैराग्राफ से आया है। आप दोबारा उस पैराग्राफ को रेफर कर सकते हैं, उसके बाद फिर आप देख सकते हैं। You can answer the question very easily. Especially in banking exams, comprehension passage is the major part of your banking exam, English portion में। ठीक है, उसमें आपका जो क्वेश्चन रहता है, बैंकिंग एग्जाम के जो क्वेश्चन रहते हैं इसी लेवल का रहता है, बहुत ज्यादा टफ नहीं रहता है, इसी लेवल का आपका पैसेज रहेगा। क्वेश्चन भी थोड़े से डिफिकल्ट रहते हैं, बहुत ज्यादा नहीं। जितना लेवल ऑफ डिफिकल्टी आपको रीड करने में लग रहा है, अगर मान लीजिए आप रीड कर लिए पूरा पैराग्राफ और आप बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहे हैं, एंड यू आर सच चाइल्ड दैट कैन रीड एंड अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स दैट आर रिटन, तो आप समझ लीजिए क्वेश्चन थोड़े से आसान आएंगे आपको। कैसे आसान आएंगे? बिकॉज यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन लेवल रहेगा वो आपको एक लाइन जो लिखी हुई है उसी लाइन को आपको आंसर में लिखना होगा, चूज करना होगा विच लाइन हैज बीन सेड अकॉर्डिंग टू द ऑथर और अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल राइटर। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। ओनली थिंग यू हैव टू डू, स्पेशली व्हेन यू आर अटेंडिंग एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो वहाँ पर आपका दो डबल स्क्रीन रहता है। ठीक है, एक स्क्रीन पे आपको पैसेज रहेगा, एक स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन रहेगा। फॉर एग्जाम्पल 5 और 6 क्वेश्चन एक पैसेज से है, पैसेज इस साइड रहेगा, आप इस तरफ से नेक्स्ट करके 6 क्वेश्चन आराम से कर सकते हो, बैक करके नेक्स्ट करके। So when you're reading the passage, just remember the main points that you're reading. या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, some people think
that this method is also useful, that you read all the 6 question or 5 question whatever come, and after that you read the passage, and according to the question you read the portion which can contain the answer. ठीक है, आप उतना ही पढ़िए जितना आपको आंसर के लिए जरूरत है. ये भी फॉर्मूला बेटर होता है, बट ओनली यू हैव प्रैक्टिस लाइक दैट. ठीक है, आपने अगर प्रैक्टिस की है, आप अगर आंसर निकाल सकते हैं विदाउट रीडिंग द होल पैसेज, देन इट इज फॉर यू. ये मेथड आपके लिए बहुत एप्लीकेबल होगा, क्योंकि आपको पता है टाइम ड्यूरेशन इज द ओनली थिंग दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज इन बैंकिंग एग्जाम्स और एनी अदर एग्जामिनेशन, राइट? All right, so as I was telling कि यहाँ पर है, ठीक है, what you have to do is if you have that kind of reading practice कि आप सिर्फ क्वेश्चन देखकर उसका आंसर आप निकाल सकते हैं कि कहाँ पर डिस्कस हुआ है, तो ये आपको बहुत ज़्यादा टाइम सेव करता है. इट कैन एटलीस्ट हेल्प यू इन आंसर द होल पैसेज इन 2 minutes. 2 to 3 minutes में आप आराम से उसको फिनिश कर सकते हैं. एंड रेगुलर मेथड जो हमारा रहता है दैट आफ्टर रीडिंग द पैसेज यू गो थ्रू द क्वेश्चंस, वो मेथड कम से कम आपको 5 मिनट देना पड़ेगा पैसेज के लिए. ठीक है, एंड ये चीज़ होती है व्हेन यू टेक 5 minutes आउट ऑफ योर टाइम ड्यूरेशन, आपको बाकी क्वेश्चंस के लिए थोड़ा कम टाइम मिल जाता है अगर आप 5 मिनट से 1 मिनट भी ज़्यादा ले रहे हैं. अंडरस्टूड? तो यहाँ पर आपको टाइम मैनेज करना होता है. इधर यू कैन डू द कॉम्प्रीहेंशन फ्रॉम द शॉर्टर मेथड, or you can do the comprehension at the end, so that after you have done all the questions then you can go to the comprehension. ठीक है, अब कॉम्प्रीहेंशन में यहाँ देखिए आपको बस समझना है बेसिकली किस चीज़ के बारे में बात की जा रही है, बिकॉज मेजर क्वेश्चंस आर अबाउट द थीम ऑफ द राइटिंग. ठीक है, या फिर कुछ बेसिक क्वेश्चंस उसमें से 1-2 इम्पॉर्टेंट पोर्शन जो है उसमें से पूछ लिए जाएंगे आपको, एंड उसी बेसिस पे आपका ये कॉम्प्रीहेंशन चलता है. इफ़ यू टेक अ लुक एट द क्वेश्चंस में यहाँ पर जो आपको दिए गए हैं क्वेश्चंस बहुत सारे ऐसे हैं जो कि आपको डायरेक्टली the things that you have read from the passage you can answer. Can you answer the questions here? Look at the questions and if you can answer, tell me the answer. आपने read कर लिया है passage. If you think that you haven't understood, don't worry, I will explain. लेकिन यहाँ पर अगर आप आंसर कर सकते हैं तो let me know if you can answer. Question 1 is, which of the following is true? If true, would strengthen the claim that compensatory afforestation has been a failure. ये 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं. इन तीनों में से एक स्टेटमेंट आपके पैराग्राफ में प्रेजेंट है. इन तीनों में से एक स्टेटमेंट आपके पैराग्राफ में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रेजेंट है, एंड यू हैव टू नो which one or which two are present in the paragraph. 1 and 2. Okay. C option. C option. Any other options that you can come up with? चलिए, तो फर्स्ट का आप लोगों ने सी बोला. Someone write down the answers that are coming. एक जगह बस क्वेश्चन नंबर और ऑप्शन जो बोले जा रहे हैं वो लिख के रखिए, we can see if it is correct or not. Question number 2 जो है, which of the following statement, if true, strengthens the claim that the large construction sectors has managed to get itself special privileges when it comes to environmental norms of the country. Again, these 3 statements में से एक या 2 statement ऐसा है जो आपके paragraph में directly present है. So you have to come up with the statement. Sorry, not this statement. These statements are not present in your paragraph. These statement conveys the message that is in your paragraph. ठीक है, ये जो 3 statement दिए गए हैं, ये statement present नहीं है directly. Indirectly इसका message present है आपके paragraph में. So you have to know कि इसमें से कौन सा ऐसा statement है जो ये claim कर रहा है कि construction sector जो है उसने कहीं ना कहीं privileges, special privileges मैनेज कर लिया है जहां उनको चाहिए होता है अकॉर्डिंग इन द सेक्टर ऑफ एनवायरमेंटल नॉर्म्स. यानी कि एनवायरमेंटल नॉर्म्स यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं. विल डिस्कस व्हेन द पैराग्राफ इज बीइंग डिस्कस.
आपने अपनी समझ से जो पढ़ा है उस बेसिस पे मुझे बताइए यहाँ आंसर क्या होना चाहिए। You can go back to the passage, but you will only find the message there, not the exact statement. B. Okay. Any other answer that can come from your side? Okay, write down this answer that came from your side and let's move on to the next one. I'll explain it so that क्योंकि ये पहला comprehension passage है that we are discussing here. So we'll start with the basics. I will explain each and everything and then tell you how to get the answer from there. Question number 3 जो है, what is meant by the phrase indirect form of public silencing? ये phrase आपका use हुआ है comprehension passage में, तो इसका क्या मीनिंग क्रिएट कर रहा है? नॉट द एग्जैक्ट लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड्स बट द मीनिंग दैट इज कन्वेड बाय द कॉम्प्रिहेंशन. डी. ओके. Okay, I have two options here. Any other students who would support these options or any other option coming up from your side? Okay, write down these answers and let's move ahead. Question number 4. What qualities are being discussed in the line? However, the project reports overlook these qualities. ये आपका statement यूज हुआ है आपके comprehension passage में. You have to convey the message that is being conveyed in the comprehension passage. Not the exact literal meaning, but the meaning that is being conveyed by the passage. D. Okay. Anybody else? You can go through the passage again. If you find this statement, however, the project reports overlook these qualities. You will understand what qualities are being mentioned here. Okay, write down option D for question number 4 and let's move ahead. Question number 5. Which of the following is or true as per the passage? That means there are 3 statements which you have to find which are discussed in the passage or directly written in the passage or not. इनमें से कौन सी चीज़ें पैसेज के अकॉर्डिंग सही हैं ये आपको बताना है. तीनों में से कौन से ऐसे स्टेटमेंट हैं जो कि आपके पैसेज के अकॉर्डिंग सही है? ऑप्शन ए. Any other options coming from your side? Okay. So we have answered the question of question number 5 का ऑप्शन ए लिख दीजिएगा. And let's discuss the paragraph. पैसेज एक बार डिस्कस कर लेते हैं.
open the passage, and if you are not able to understand, let me explain each and every paragraph to you. यहाँ पर बहुत बेसिक चीज़ बोली जा रही है, ठीक है। स्टार्ट क्या हुआ है, स्टार्ट एक रियल लाइफ इंसिडेंट से हुआ है, विच इज अकॉर्डिंग टू पैसेज इट इज रियल लाइफ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बोला ये जा रहा है कि कुछ दिनों पहले यहाँ पर एक प्रोजेक्ट जो है, जो गवर्नमेंट ने अप्रूव किया था, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, उसमें 14,000 ट्रीज को साउथ दिल्ली से काटा जाना था। एंड इसका जो कॉमन पब्लिक है उसने बहुत ज़्यादा रिवोल्ट किया, बिकॉज ऑब्वियसली आपको पता है दिल्ली में देयर इज़ अ ह्यूज प्रॉब्लम ऑफ pollution. So if you are cutting down that amount of trees from the South Delhi, that is actually the only area left where greenery are present. North campus and South campus, you have heard, there are very few areas in Delhi that is still have greenery in there. Otherwise हर जगह कंस्ट्रक्शन है, बहुत सारा कंस्ट्रक्शन है, और वहाँ पर से पूरा नेचुरल रिसोर्स गायब हो गया। सो इसीलिए यहाँ पर बहुत सारे लोगों को प्रोटेस्ट करने के बाद, जब उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया, तो जुलाई 4 तक ये प्रोजेक्ट जो है टेम्पररीली शट डाउन कर दिया गया, अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, सॉरी हाई कोर्ट ऑर्डर। तो यहाँ पर जो है टेम्पररीली शट किया है, नॉट परमानेंटली। वाई डिड दे टेम्पररी शट इट डाउन? टेम्पररी शट डाउन करने का मीनिंग क्या हुआ? नहीं होगा, बट उससे हुआ क्या, कुछ टाइम तक नहीं होगा, लेकिन उसके बाद तो प्रोजेक्ट फिर से होगा। तो उस बीच आखिर करेंगे क्या ये लोग? सिर्फ टेम्पररी शट डाउन करने से कोई मोटिव हमारा पूरा हुआ? तो फिर कुछ और भी ऑप्शन तब तक माइंड में आ एग्जैक्टली, यू विल फाइंड मल्टीपल ऑप्शंस टू ईदर not cut 14,000 trees, or you can have an option of reforesting for those plants that you are cutting down. ठीक है, कुछ ना कुछ अल्टरनेट ऑप्शन वो सोचने का टाइम देंगे कंपनी को, that they can have a construction with a very few amount of damage to the environment. ठीक है, तो इसीलिए टेम्पररी शट डाउन हो गया। अब यहाँ पर नेक्स्ट 2 लाइन्स में समझाया गया है दैट देयर आर मेनी ट्रीज जो कि यहाँ पर मैच्योर हो रखे हैं। मैच्योर होने का मतलब क्या? बड़े हो चुके हैं, ठीक है। मैच्योरिटी पीरियड होता है हर एक चीज़ का, आपको पता है। जैसे बांस का पेड़ होता है, 5 साल तक वो उसका मैच्योरिटी पीरियड नहीं होता है। फॉर 5 years दैट प्लांट इज अंडरग्राउंड ओनली, एंड आफ्टर 5 years जब उसको अच्छी तरह से कल्टीवेट किया जाता है, इट इज टेकन केयर ऑफ वेरी गुड, ओनली देन इट विल प्रॉस्पर, एंड विद इन फ्यू मंथ्स इट इज 90 to 80 feet, ठीक है। वो 5 साल की मेहनत होती है। तो वो मैच्योर हो चुके पेड़ हैं, जो यहाँ पर 14,000 पेड़ हैं, वो मैच्योर हो चुके हैं, यानी कि वो अपना पूरा जो उनका ग्रोथ होना था वो पूरा हो चुका है, एंड नाउ दे आर रेडी टू बेयर फ्रूट्स और फ्लावर्स, वट एवर प्लांट देयर आर। तो अब यहाँ पर मैच्योरिटी पीरियड में आने के बाद होता ये है कि इट इज़ नॉट ओनली द ट्रीज दैट यू आर कटिंग, वहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स भी होंगे। देर आर स्मॉल इंसेक्ट्स, देर आर बर्ड्स, देर आर अदर स्मॉल एनिमल्स दैट आर रेसाइडिंग नियर द ट्रीज ऑल्सो। वो फ्रूट्स भी कट कर रहे हो आप, जो आपको चाहिए, वो सारे फ्लावर्स आप कट कर रहे हो विच आर नेसेसरी फॉर द पॉलिनेशन, वो सारी चीज़ें आप कट कर दे रहे हो। दैट मीन्स यू आर बेसिकली डिस्टर्बिंग अ ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वायरमेंटल स्टेबिलिटी, ठीक है। तो यही चीज़ बताई गई है, एंड दैट इज सेड हियर दैट दिल्ली हैज सर्व्ड एज द लंग, दिस एरिया हैज सर्व्ड एज द लंग्स ऑफ द सिटी। नाउ ये स्टेटमेंट जो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में आया था, हाउएवर द प्रोजेक्ट रिपोर्ट ओवरलुक दीज क्वालिटीज, दैट इज द क्वालिटीज ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज फॉर द ह्यूमन लाइफ, ठीक है। क्योंकि वो मैच्योर्ड हुए हुए पेड़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर वो पौधा होता तो आप हटा देते, हम दूसरी जगह पौधा लगा देते, इट वॉज नॉट दैट मच अ ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉब्लम। बट प्रॉब्लम तब है जब आप मैच्योर्ड प्लांट को जड़ से काट रहे हैं या उसको बीच से काट रहे हैं, उसके बाद आप उसको वहाँ से पूरा साफ कर दे रहे हैं। सी द थिंग इज कि व्हेन कंस्ट्रक्शन इज बीइंग मेड, कंस्ट्रक्शन और एग्रीकल्चर दोनों ही कल्टीवेटेड लैंड के लिए होता है। आप अगर किसी बैरन लैंड पर कंस्ट्रक्शन करने की कोशिश करेंगे तो इट इज़ वेरी टफ
फॉर दैट ऑल्सो। तो कंस्ट्रक्शन करो चाहे एग्रीकल्चर करो, आपको एरिया चाहिए, सॉइल ऐसा चाहिए जो फर्टाइल होना चाहिए, बिकॉज दैट सॉइल विल सपोर्ट द स्ट्रेंथ ऑफ द बार्स ऑफ योर बिल्डिंग। तो इसी वजह से कंस्ट्रक्शन और एग्रीकल्चर हमेशा एक दूसरे के लिए ओपोनेंट्स ही रहेंगे। यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। नेक्स्ट थिंग यहाँ पर देखिए, ये हमारा इंट्रोडक्शन हुआ। I have already told you every written or oral format contains this format: introduction, body and the conclusion. So this is our introduction part. That means we are introducing the problem here. Now यहाँ पर body of the part में आप देखिए बहुत सारे facts डिस्कस किए गए हैं, ठीक है। There are facts that are being discussed here. तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि लार्ज अमाउंट में कंस्ट्रक्शन करना इंडिया में बहुत डिफिकल्ट होता है। फर्स्ट, क्योंकि वो लार्ज अमाउंट में आपका इकोनॉमिकल एरिया इकोलॉजिकल एरिया डिस्टर्ब करता है। सेकंड, उस कंस्ट्रक्शन में बहुत टाइम ड्यूरेशन लगता है जो कि आसपास के एरिया को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। एंड पीपल आर नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ गेटिंग कंस्ट्रक्शन विदाउट देयर ओन प्रॉफिट। अगर उनका कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, आपने देखा होगा घर के आसपास कुछ भी कंस्ट्रक्शन हो रहा होता है, इफ़ इट इज़ प्राइवेट तो आप कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन अगर गवर्नमेंट में होता है, आपने देखा होगा 2-4 लोग ज़रूर जाके बोल देते हैं क्या हो रहा है कंस्ट्रक्शन, पूछने लग जाते हैं, दे आस्क क्वेश्चंस अबाउट दैट। तो ये सारी चीज़ें होती हैं बिकॉज इंडिया इज़ नॉट वेरी कंफर्टेबल इन गेटिंग कंस्ट्रक्शन इन लार्ज अमाउंट। वो पूरा जो हमारा इन्वायरमेंटल है उसको डिस्टर्ब कर देता है कुछ देर के लिए। तो सेक्टर्स यहाँ पर जो हमारे इन्वायरमेंटल नॉर्म्स जो होते हैं, इन्वायरमेंटल नॉर्म्स क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। इन्वायरमेंटल नॉर्म्स होते हैं कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन, कुछ प्रिंसिपल्स दैट यू हैव टू फॉलो व्हेन यू आर व्हेन यू आर डूइंग अ कंस्ट्रक्शन, और व्हेन यू आर लाइक आप छेड़छाड़ कर रहे हैं इन्वायरमेंट से, तो कुछ उसके प्रिंसिपल्स होते हैं। यू कैन नॉट जस्ट कट ऑल द ट्रीज एज यू वांट, ठीक है। सिर्फ आप डेवलपमेंट के नाम पे नहीं काट सकते सारे पे। ये हमारा जैसे एक इन्वायरमेंटल नॉर्म जो यहाँ पर डिस्कस किया गया है उसके मैं बारे में बता दूं। ये हमारे इंडिया का एक प्रिंसिपल है, एक रूल है, एक लॉ भी है कि आप अगर पेड़ काट रहे हैं कंस्ट्रक्शन के लिए, जितने पेड़ आपने काटे हैं उतने ही पेड़ आपको लगाने भी होते हैं, ठीक है। यू हैव टू प्लांट दैट मनी ट्रीज दैट यू हैव कट डाउन फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन। ये इन्वायरमेंटल नॉर्म है, ये सिर्फ एक नॉर्म है, इसके अलावा भी और सारे नॉर्म हो सकते हैं रिलेटेड टू द नॉइस पोल्यूशन, रिलेटेड टू द वाटर पोल्यूशन, रिलेटेड टू द सॉइल पोल्यूशन, ठीक है। नाउ यहाँ पर लिखा क्या जा रहा है कि 2006 में बहुत सारे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स जो थे वो सिर्फ एप्लीकेशन बेसिस पे ही सिलेक्ट हो जाया करते थे। वहाँ पर चेक नहीं किया जाता था कि वो प्रोजेक्ट कितने दिन तक चलेगा, कितने वर्कर्स लगेंगे, कितना काम होगा, कितना रिसोर्सेज खर्चा होगा, कुछ नहीं चेक किया जाता था। ओनली एप्लीकेशन आया तो वहाँ पर उसको सिलेक्ट कर लिया गया, यस यू आर अप्रूव्ड टू डू द कंस्ट्रक्शन। आफ्टर दैट 2014 में जितने भी हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्टल्स, इन सभी को एक्सेप्शन में रख दिया, यानी कि अगर ये कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं तो इनके ऊपर बहुत ज़्यादा कार्रवाई नहीं की जाएगी। अंडरस्टूड? बहुत स्ट्रिक्टली हर एक नॉर्म को फॉलो नहीं किया जाएगा। समथिंग और दी अदर हम बेसिकली यहाँ पर ये बात आ जाती है कि फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर यूथ्स we have to compromise with the development or with the ecological system, ठीक है। तो यहाँ पर ये पैरामीटर क्या हुआ, एक्सेप्शन में आ गया कि यहाँ पर स्पेसिफिक रूल्स कोई फॉलो नहीं हो रहे थे बिकॉज यू आर कंस्ट्रक्टिंग schools and colleges and other educational institutes. 2016 में अगर आपका जो प्रोजेक्ट एरिया है वो अगर 20,000 स्क्वायर मीटर से लेस है, यानी कि इससे छोटा है, ठीक है, इतना बड़ा एरिया में आप नहीं कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, 20,000 स्क्वायर मीटर तक ही आपका लिमिट है, तो आपको सेल्फ डिक्लेरेशन देना होगा कि आपने नॉर्म्स, इन्वायरमेंटल नॉर्म्स फॉलो किए हैं और उतना काफ़ी होता है। इसका मतलब क्या होता है? सेल्फ डिक्लेरेशन का मतलब पता है आपको? दैट मीन्स यू हैव रिटन फॉर्मेट में आपने दे दिया कि मैं जो हूँ ये सारे नॉर्म्स मैं फॉलो करूँगा, ठीक है, मुझे कंस्ट्रक्शन करने की इजाज़त दी जाए, आई विल टेक केयर ऑफ द इन्वायरमेंटल नॉर्म्स। यानी कि आप यहाँ पर बेसिकली कह रहे हैं कि अगर कोई नॉर्म्स फॉलो नहीं हुए तो आप डायरेक्टली जिम्मेदार खुद होंगे इन दिस सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। बट द प्रॉब्लम इज nobody take care of looking
whether the norms were being followed or not. ये प्रॉब्लम थी, ठीक है ना. नेक्स्ट थिंग, आपने यहाँ पर प्रिविलेजेस वाला जो हमारा क्वेश्चन आया था, राइट. सो यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखा गया है, एज अ रिजल्ट ऑफ दीज privileges that are mentioned from the above statements, construction project contributes significantly to urban air and noise pollution and high water consumption in cities. ये सारे privileges की वजह से, ठीक है, 2006 से आप 2014 तक देख लीजिए कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन बेसिस पे अप्रूव हो रहे थे. 2014 से 2016 तक जितने भी स्कूल्स, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, उनके लिए कोई भी नॉर्म्स नहीं देखने जा रहा था कि वो फॉलो कर रहे हैं या नहीं. और उसके बाद 2016 में कंस्ट्रक्शन में अगर आपका एरिया 20,000 स्क्वायर मीटर से लोअर है तो आपको सिर्फ एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म देना होगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है. सो बिकॉज ऑफ दीज प्रिविलेजेस आपका जो है पोल्यूशन लैंड के लिए, वाटर के लिए, नॉइस के लिए बढ़ता गया. अब इसके बेसिस पे यहाँ देखिए ये स्टेटमेंट भी ज़रूरी है, नेक्स्ट स्टेटमेंट, बिकॉज दैट हैज कम इन द क्वेश्चन ऑल्सो. कंपल्सेटरी अफॉरेस्टेशन, कंपल्सेटरी मतलब कंपनसेटर, मतलब कंपनसेट करना है, मतलब आपने कोई गलती की है उसके लिए आपने कंपनसेट किया. फॉर एग्जांपल, अगर कंपलसेटरी आपने वो अगर कोई लॉस के केसेस आपने अगर देखे होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल कोई कंपनी को कंपनसेट करना पड़ता है इफ़ दे हैव एनी, इफ़ द कंज्यूमर हैज़ अ केस अगेंस्ट इट, ठीक है, तो उसके लिए कंपनसेटरी अमाउंट जाता है उसको, यानी कि इतना परेशान होने के लिए, जितना देर वो परेशान हुआ उसके लिए उसको एक भुगतान दिया जाता है, ताकि वो उसकी जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी भी प्रॉब्लम है, वो सॉल्व हो जाए. बेसिकली इट इज़ जस्ट एक तरह से एक पछतावा आप दे रहे हैं कि मेरी तरफ से, क्योंकि आप ऑब्वियस सी बात है वर्कर को भी कंपनसेशन, हाँ बिल्कुल, वर्कर्स को भी कंपनसेशन दिया जाता है. मान लीजिए कि कोई कंपनी जो है, कई बार जो लोअर क्लास वर्कर होते हैं उनकी वेजेस नहीं बढ़ाते हैं बहुत दिन तक, और जब जो गवर्नमेंट होती है वो सर पे चढ़ जाती है तो अगर उनको देना पड़ता है, लेकिन स्टिल अगर वो इतना प्रॉब्लम जो उनको हुआ उस ड्यूरेशन में जब उन्होंने वेजेस नहीं बढ़ाए, उसके लिए कंपनसेशन तो देना पड़ेगा उनको, बिकॉज दे हैव डन रॉन्ग समथिंग. तो यही कंपलसेटरी अफॉरेस्टेशन, यानी कि जितने पेड़ आपने काटे उतने पेड़ आपको लगाने भी हैं. इसको कोई भी बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं हार्ड तरीके से फॉलो नहीं करता था. क्यों नहीं करता था? क्योंकि इसके फेलियर रेट बहुत ज़्यादा होते थे, यानी कि जो सैपलिंग्स लगाए गए थे, सैपलिंग यानी छोटे पौधे जो लगाए जाते थे, उनको ना तो मॉनिटर किया जाता था, ना ही उसकी अच्छे से देख रेख की जाती थी. अब आपने किस तरह के प्लांट लगाए हैं उस पर डिपेंड करता है कि उसका क्या ड्यूरेशन है सही तरीके से उसको टेक केयर करने का. आपने अगर सिर्फ प्लांट कर दिया और किसी को अपॉइंट नहीं किया कि वो उसकी देख रेख करे, तो बिना देख रेख के कोई भी प्लांट सर्वाइव नहीं करेगा. Especially if you have planted without any research that whether that plant can survive in that kind of soil or not, right? तो सिर्फ प्लांट कर देना काफ़ी नहीं होता है, जो कि इन लोगों ने किया. एंड बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पर देखिए ये जो स्टेटमेंट है, येट ऑल रेगुलेटरी बॉडीज ट्रीट लार्ज कंस्ट्रक्शंस विद किड ग्लव्स, इसका मतलब ये होता है कि इन सभी के बावजूद, इन सारे फैक्ट्स के बावजूद, यहाँ पर जितने भी रेगुलेटरी बॉडीज थे, यानी कि जिनको अथॉरिटी थी कि वो पुश कर सकते थे ये सारे नॉर्म्स फॉलो करने के लिए, उन्होंने किड ग्लव्स का मतलब होता है बहुत लाइटली लिया इन सभी चीज़ों, ठीक है. इन सभी चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर नहीं डाला गया, उनको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं किया गया. हाँ ठीक है, आपने सैपलिंग्स लगा दिए हैं, एक पिक्चर अपलोड करने का होता था उनका वेबसाइट पे, वो अपलोड कर दीजिए कि आपने कितने सैपलिंग्स लगाए हैं, बस उतना काफ़ी होता था. नोबडी वाज गोइंग टू go there after a few days and check whether it is correct, whether it is survived or not, right? नेक्स्ट थिंग यहाँ देखिए कंक्लूजन है लास्ट पैराग्राफ में, वो बताया गया है कि अर्बन मिनिस्टर जो हैं उन्होंने कहा, जब ये प्रोटेस्ट हो रहा था, जो हमने फर्स्ट पैराग्राफ में रीड किया अबाउट द एक्चुअल प्रॉब्लम, उस प्रोटेस्ट के दौरान अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर जो हैं उन्होंने खुद कहा कि आप लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन दी गई. दैट मीन्स द गवर्नमेंट हैज़ नॉट, वेर एवर यू हैव फाइंड द नॉलेज, इट इज़ नॉट एक्यूरेट, और इसी वजह से इतनी परेशानी हो रही है. यहाँ पर लिखा गया है द अर्बन सोसाइटी हैज़ हाई एक्सेस ऑफ इंटरनेट. आपके पास इंटरनेट एक्सेस तो है, लेकिन एक्चुअल डाटा कहाँ से ले आपको पता नहीं है.
which authority site will actually upload the actual amount of data जितने saplings लगे, ये नहीं कोई अपलोड करेगा। अगर अपलोड कर भी दिया किसी ने तो कितने सैपलिंग्स एक्चुअली सर्वाइव किए ये कोई अपलोड नहीं करेगा। बेसिकली आपके पास सारे रिसोर्सेज होने के बावजूद आपके पास सच फाइंड आउट करने के रिसोर्सेज नहीं, बिकॉज नोबडी इज गोइंग टू टेल यू हाउ टू फाइंड दैट। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा तो अगर आपको पता भी चल गया तो आपको वेबसाइट ही पता चलेगा ना, वेबसाइट पे तो लोग ही अपलोड कर रहे हैं, उनके ही लोग अपलोड कर रहे हैं। सो हाउ कैन यू एक्चुअली वेरीफाई दैट दोज प्लांट्स आर एक्चुअली सर्वाइव्ड, that saplings that have been put on, right? तो इसी वजह से यहाँ पर जितने भी सिटीजन्स थे उन्होंने जब इनका प्रोटेस्ट किया तो उनको यहाँ पर बोल दिया गया कि आपको गलत इन्फॉर्मेशन दी गई है। ठीक है, देर आर नो पब्लिक हियरिंग्स हेल्ड फॉर अर्बन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट एंड गवर्नमेंट अज्यूम दैट द सिटीजन हैज़ नथिंग टू से अबाउट दैम। मतलब यहाँ पर कोई भी पब्लिक हियरिंग नहीं रखी गई। पब्लिक हियरिंग का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट जो पब्लिक पे कुछ इन्फॉर्मेशन एग्जैक्टली आपकी जितनी भी हेयरिंग्स होती हैं, ठीक है, आपका कोई कोर्ट केस होता है, आपने देखा है कई बार कुछ कोर्ट केसेस को लाइव दिखाया जाता है न्यूज़ चैनल पर, दैट इज़ इंक्लूडेड इन पब्लिक हियरिंग। अगर आपका कोई लाइव डिबेट हो रहा है, अगर आपका कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, दोज आर ऑल पब्लिक हियरिंग्स। दैट मीन बेसिकली गवर्नमेंट देमसेल्फ टेक द अथॉरिटी दैट वी आर कमिंग इन फ्रंट ऑफ यू एंड टेलिंग यू द ट्रूथ। तो ये पब्लिक हियरिंग हुआ ही नहीं, जिसकी वजह से जो कोर्ट है उसने सोचा कि यहाँ पर जो पब्लिक है वो शांत हो जाएगी कुछ दिनों में। तो इसी वजह से उन्होंने स्टे ऑर्डर, कुछ कंस्ट्रक्शन कंपनीज या कुछ अथॉरिटीज़ ऐसा करते हैं कि वो स्टे ऑर्डर दे देते हैं ताकि जब शांत हो जाए उसके बाद फिर कंस्ट्रक्शन रीस्टार्ट किया जा सके। तो यही चीज़ यहाँ पर भी हुआ। ऑल्सो देयर इज़ वन मेजर प्रॉब्लम इन दिल्ली, दैट इज़ किस गवर्नमेंट अथॉरिटी के अंडर ये सारी चीज़ें आती हैं, ये बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है। वेदर इट इज़ कंट्रोल्ड अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि वो भी दिल्ली में ही एग्जिस्ट करती है, प्लस वेदर इट इज़ कंट्रोल्ड बाय द दिल्ली गवर्नमेंट, दैट इज़ द स्टेट गवर्नमेंट। तो ये प्रॉब्लम होने की वजह से क्या होता है, कई बार लोगों को नहीं पता होता है कि स्टेट गवर्नमेंट हैंडल कर रही है या सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑल्सो अगर कई बार कुछ लोग पूछने भी चले जाते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट बोलेगी कि सेंट्रल ने बोल दिया है बंद करने, सेंट्रल बोलेगी कि स्टेट नहीं ऑर्डर फॉलो कर रही है। दैट मीन्स बेसिकली वी ऑलवेज गो राउंड एंड राउंड ऑन व्हाट अथॉरिटीज आर टू बी अपहोल्ड फॉर द रॉन्ग डूइंग्स। ठीक है, किसको जिम्मेदार ठहराया जाए ये हमें पता ही नहीं चलता। सो द गवर्नमेंट जो है यहाँ पर इसने सोल्यूशन भी बताया है कि क्या सोल्यूशन लिया जाए। The residents are now appealing to the government to embrace inclusive way of redesigning the city. Inclusive way मतलब कुछ ऐसे तरीके जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आते हैं। ठीक है, ना ही हम एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा खराब करें और ना ही हम यहाँ पर कंस्ट्रक्शन रोकना नहीं चाहते हैं। दे डोंट वांट कि डेवलपमेंट रुक जाए, वो ये चाहते हैं कि डेवलपमेंट के नाम पे आप पूरा का पूरा इकोसिस्टम खराब ना कर दें। तो इंक्लूसिव वे तरीके में वो सिटी को रीडिज़ाइन करने के लिए रेजिडेंट्स जो हैं वो अपील कर रहे हैं गवर्नमेंट को। ऑल्सो गवर्नमेंट जो है वो ज्वाइन करना चाहिए कमेटी से हैंड। इसका मतलब ये है कि जितने भी कमिटीज़ रिस्पॉन्सिबल हैं, दैट मीन्स द लोअर लेवल बॉडी, नॉट द एक्चुअल अथॉरिटी बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, द एक्चुअल अथॉरिटी हु आर अपहोल्डिंग द अथॉरिटीज़, कि वो जाके चेक करते हैं कि सैपलिंग्स लगे या नहीं लगे, सैपलिंग्स को ग्रो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, कंस्ट्रक्शन के दौरान कितना रिसोर्सेज यूज हो रहा है। दीज शुड बी चेक्ड ऑन, रिव्यूड ऑन अ रेगुलर बेसिस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारा डिस्कस की गई थी। एंड लेट्स लुक एट द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस दैट वी आर सीइंग हियर। एंड वन मोर थिंग अगेन आई एम टेलिंग कि आज ग्रुप में तो मैसेज जाएगा कि ये लोग डेली आते नहीं हैं मेरी क्लास में, एंड ओनली 1 or 2 boys have attended the class after it is gone full offline। जब से हुआ है तब से 1-2 लड़के ही हैं जो आए हैं मेरी क्लास में, अदरवाइज वो लोग आते ही नहीं। यस, सो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर जो था, विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू
strengthen the claim that compulsory afforestation have been a failure. तो ये चीज़ हमने ऑलरेडी पैराग्राफ 2 में एंड में पढ़ी. तो क्या क्या चीज़ है? प्लांट saplings planted have a poor survival rate, that is correct, तो मेंशन हुआ है. There is inadequate monitoring of the afforestation done, बिल्कुल मॉनिटरिंग नहीं की जा रही है. The funds provided are adequate to cover the area as well as look after them. Now funds की कोई भी बात वहाँ पर नहीं हुई है पैसेज में आपके. So according to the passage, we have the answer of option C. Yes. First and second statement only. Question number 2. Which of the following statement, if true, strengthens a claim that the large construction sector have managed to get itself special privileges when it comes to the environmental norm of the country? तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो स्पेशल प्रिविलेजेस उठा रहा है? सबसे पहला स्टेटमेंट, द प्रोजेक्ट्स वर डिजाइन्ड बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ द हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर एंड अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट इन 2017. यहाँ पर सिर्फ इतना बताया जा रहा है किसने डिजाइन किया, किसने अप्रूव किया. तो ये आपको नहीं बता रहा है किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी प्रिविलेज के लिए. द प्रोजेक्ट हैज बीन डिक्लेयर स्मार्ट एंड ग्रीन डिस्पाइट द इकोलॉजिकल इम्पैक्ट सच एज हाई वाटर यूसेज एंड ट्री लॉसेस. यानी कि जो प्रोजेक्ट था उसको स्मार्ट और ग्रीन बताया गया है बिना इसके ध्यान रखे कि इसमें हाई कंजम्पशन ऑफ वाटर हो रहा है और ट्री लॉस भी हो रहा है. तो ये हो सकता है. About 5 projects have been given environmental clearance after they were cleared by the National Green Tribunal. जब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने क्लियर कर दिया है, वेदर वो अच्छे से जांच करके किया है या नहीं ये हमें नहीं पता. तो क्लियर कर दिया है तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं दैट दे हैव क्लियर्ड इट अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स. तो ये स्टेटमेंट कहीं से भी आपको ये नहीं बता रहा है कि स्पेशल प्रिविलेजेस दिए जा रहे हैं. सो ओनली स्टेटमेंट सेकंड इज द वन दैट इज टेलिंग यू दैट देयर आर स्पेसिफिक special privileges given to some construction sectors. Question number 3, which is meant, what is meant by the phrase indirect form of public silencing? तो lack of open access to the internet नहीं है, हमारे पास open access है इंटरनेट का. lack of official information on development related issues ये नहीं है हमारे पास. official report नहीं आती है हमारे पास. actively misinforming द पब्लिक विद ब्लैटेंट लाइज एंड फॉल्स रिपोर्ट. ये हमें रेगुलरली पता चली है कि बहुत सारे अथॉरिटीज इस तरह करते हैं दैट दे ओनली टेल अबाउट फॉल्स रिसोर्सेज दैट आर यूज्ड, फॉल्स रिपोर्ट ऑफ हाई यूजेज ऑफ वाटर एंड ऑल. ये सारी चीज़ें हमें फॉल्स रिपोर्ट दी जाती थी. सो अकॉर्डिंग टू द पैसेज वी हैव करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड एंड थर्ड. ठीक है. Yes. Question number 4. What qualities are being discussed in the line? However, the project reports overlook these qualities. ये already मैंने बता दिया है. That is option number D. The importance of trees in the environment and for people. ठीक है. Question number 5. Which of the following is are true as per the passage? The project mentioned has been postponed indefinitely after the public process. Indefinitely का मतलब होता है हमेशा के लिए, जो कि नहीं हुआ था. 4 जुलाई तक होल्ड किया गया था. From 2006, most construction projects have been approved based on an application form instead of detailed assessment reports. ये true है. Statement paragraph 2 में हमने पढ़ा है. Multiple agencies and charge can create a lot of confusion. ये भी paragraph 3 में mention है that multiple agencies responsibility नहीं उठाते हैं. In Delhi there are multiple agencies जो कि central government के अंदर आती हैं and state government के अंदर आती हैं. तो कौन सी अथॉरिटी को हम जिम्मेदार ठहराएं ये हमें पता नहीं चलता है एंड दिस क्रिएट्स अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन. सो स्टेटमेंट सेकंड एंड थर्ड आर दी करेक्ट वन. ऑप्शन डी. सो अब समझ में आ गया कैसे सॉल्व करना है. सो लेट्स डू वन थिंग. आई एम सेंडिंग यू अनदर पैसेज. वो आपका होमवर्क रहेगा, उसको अच्छे से करके लाइएगा. नेक्स्ट क्लास उसे डिस्कस करेंगे. ओके, ऑलराइट.